नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राणा सांगा और मुगल। तो इसको लेकर हमने पार्ट जो 2 था वो हमने कर लिया है कंप्लीट, और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, मतलब आगे का पार्ट 3 चलेगा आज अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा उसको लेकर एक मैं आपके बैकग्राउंड इमेज तैयार कर देता हूँ। उसके लिए हम पहले एक राजस्थान का रफ मैप बना लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जैसे एक सेकंड, ब्लू में बना लेते हैं पहले मैप। ये राजस्थान का मैप है। अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर जैसे ये मेवाड़ है और मेवाड़ में यहाँ पर है अपने राणा सांगा। राणा सांगा इधर से हमने पिछले वीडियो में बताया आपको कि बाबर आता है, उमर शेख मिर्जा का बेटा। बाबर यहाँ आया, यहाँ आकर दिल्ली का जो इब्राहिम लोदी था उसको यहाँ पर क्या कर देता है, हरा देता है। किस में हराता है? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, तो मैं आपको वो एक बार बता देता हूँ शुरू से। अब देखो क्या हुआ, बाबर यहाँ से चला। अब बाबर तुजु के बाबरी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मुझे मेवाड़ के राणा सांगा ने आमंत्रित किया कि जब तुम दिल्ली पर आक्रमण करोगे तब मैं आगरा पर आक्रमण करूंगा, और इस प्रकार हम दोनों घेर कर इब्राहिम लोदी को मारेंगे, वगैरह वगैरह। ये अपने तुजु के बाबरी अपनी आत्मकथा में लिखता है। और उसके बाद में ऐसा भी लिखता है कि धोखेबाज राणा सांगा मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो इब्राहिम लोदी था उसी के रिश्तेदार थे पंजाब साइड। ठीक है, उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया कि आप आओ और हम दोनों मिलकर उसको हराएंगे। चाहे जो भी कारण रहा हो, लेकिन बाबर यहाँ आया। और इसके पीछे ये दोनों कारण ना भी रहे तो भी बाबर की अपनी महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि वो तुजु के बाबरी में लिखता है कि जब से मैंने सोने की चिड़िया अर्थात भारत के बारे में सुना था, उसके बाद में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने भारत को जीतने के बारे में नहीं सोचा हो। और मैंने ये भी सोच रखा था कि जब मैं एक बार भारत चला जाऊंगा तो उसके बाद में वापस इधर धूल भरी आंधियों, तेज गर्मी और अपने ही दुश्मनों के बीच में, मतलब अपने परिवारजन थे जो उसके दुश्मन बने हुए थे, उसके खून के प्यासे थे, उनके बीच में मैं कभी भी लौटकर किसी भी सूरत में नहीं आऊँगा। बाबर ने यह पहले ही तय कर लिया था कि यदि मैं भारत चला गया तो वहाँ मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं वापस यहाँ नहीं आऊँगा। तो जो भी कारण रहा हो, बाबर आया और आकर इब्राहिम लोदी पर क्या करता है, आक्रमण। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो युद्ध होता है उसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध। अब ये पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ पर हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ पानीपत के मैदान में, और पानीपत का मैदान कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, और जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ उसकी जो डेट है वो है 21 अप्रैल 1526। इस तारीख को ये युद्ध हुआ था। बताते हैं कि बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के मुकाबले क्या थी, छोटी थी, लेकिन फिर भी ये जो बाबर है वो जीत जाता है। क्यों जीतता है? उसका कारण है कि बाबर अपने साथ 2-3 चीज़ें लेके आया था जो उसके पास स्पेशल थी। क्या? एक तो तोप खाना। यहाँ के लोगों ने कभी तोप और बंदूकें वगैरह वो नहीं देखे थे, तोप देखी नहीं थी, यहाँ के जानते ही नहीं थे कि तोप क्या होती। तो इधर जो घोड़े वो बिदकने लगे तोपों की आवाज़ सुनकर। उनको प्रैक्टिस ही नहीं थी तोपों के साथ इधर उधर लड़ने वगैरह की, जो भी घोड़ों की। और अपने यहाँ के जो लोग थे उन्होंने कभी देख ही नहीं रखी थी कि तोपें होती कैसी है। तो उन तोपों की वजह से ही एक बड़ा कारण ये था। और बाबर है वो लड़ने की कुछ युद्ध पद्धतियाँ थी, जैसे तुलुगमा पद्धति, उस्मानी पद्धति। तो तुलुगमा पद्धति में क्या करते हैं, जैसे सेना को 3 तरफ से घेर के मारते हैं, और एक उस्मानी पद्धति। तो ये पद्धतियाँ थी, वो यहाँ के लोग नहीं जानते थे। तो इन सब जो कारण थे इनकी वजह से इब्राहिम लोदी की होती है हार। और इब्राहिम लोदी की हार के क्या कारण कि भाई बाहर का बाबर आया, फिर भी यहाँ के शासक उसकी, कोई भी जो छोटे मोटे शासक थे उन्होंने इसकी क्या नहीं की, हेल्प नहीं की। क्योंकि इसके खुद के लोग जो पंजाब साइड थे वो तो इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने तो इसको आमंत्रित किया था। तो इस कारण से फाइनली इब्राहिम लोदी की क्या होती है, हार होती है। और आगरा और दिल्ली प्रशासन किसका हो जाता है? बाबर का। बाबर ने यहाँ पर कर लिया अधिकार। अब देखो, बाबर ने हालांकि राणा सांगा के बारे में सुन रखा था, ये चीज़ वो अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखता है, लेकिन फिर भी उसको ये मालूम नहीं था कि भारत पर शासन करने के लिए उसको मेवाड़ भी जीतना पड़ेगा। ये पहले सोच रहा था कि दिल्ली को जीत ले बस, ठीक है। राणा सांगा इतना पावरफुल है ये इसको नहीं मालूम था। और इधर राणा सांगा है
वो भी निश्चिंत बैठे थे। उन्होंने सोचा कि भाई विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, जैसे तैमूर, लंग और वगैरह वगैरह और भी आए ना, अपने मोहम्मद गौरी वगैरह, ये आएंगे, ये यहाँ पर लूटपाट करके वापस चले जाएंगे। लेकिन ये चीज़ राणा सांगा जी को मालूम नहीं थी कि ये तो जाने के लिए आया ही नहीं है, और इधर इसी को भी मालूम नहीं है कि राणा सांगा इतना पावरफुल आदमी है। जब ये यहाँ गद्दी पर बाबर बैठता है, उसके बाद में पता चलता है कि अरे भिड़ना तो राणा सांगा से पड़ेगा। और यहाँ बैठने के बाद ये चुपचाप बैठा नहीं रहता है। अब ये क्या करेगा, उसके लिए मैं मैप में आपको 2-3 जगह बता दूं। एक तो देखो, यहाँ भरतपुर साइड, यहाँ रूपवास तहसील है, ठीक है, और रूपवास तहसील में ही खानवा का मैदान आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो खानवा का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, और इस खानवा के मैदान में आज के दिन भी मूर्तियां लगी हुई है, राणा सांगा की घोड़े पर बैठी हुई मूर्तियां हैं। वहां जाकर आप देखोगे ना, तो आपको युद्ध जीवंत लगेगा, पूरा महसूस होगा कि बस अब युद्ध होने ही वाला है। और ये भरतपुर मान लो यहाँ, और यहाँ एक जगह बयाना, ठीक है, ये सब पास पास में इधर बयाना। और यहाँ एक भूसावर नाम की जगह भी है, भूसावर, ठीक है। और इधर है अपने फतेहपुर सीकरी। ये आप ध्यान में रखना, जब मैं बोलूं कि भूसावर में आया तो आपको पता चल जाना चाहिए कहाँ आया, फिर बयाना गए, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब होता क्या है, बाबर यहाँ चुपचाप बैठता नहीं है, और ये आके और यहाँ बयाना का जो दुर्ग था उस पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, ठीक है। और यहाँ अपने सैनिक स्थापित कर लेता है, चौकी टाइप बना देता है। तब राणा सांगा को पता चलता है कि अरे अरे ये क्या कर रहा है, ये तो वापस गया ही नहीं, ये तो यहाँ बैठा और अपने को और छेड़ने लग गया, और बयाना जो राणा सांगा के अधीन आता था उसको कर लिया अपने कब्जे में। तब जो ये रहता है अपने राणा सांगा, उसको आता है गुस्सा, उसको सब पता चलता है कि अरे ये जाने वाला नहीं है। तब बयाना का क्या होता है, युद्ध होता है। अब बयाना का युद्ध कब हुआ, तो बयाना का युद्ध की मैं आपको डेट बता दूं। अब बयाना का युद्ध होता है, और बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को। अब देख लो, ये 21 अप्रैल 1526 को तो ये पानीपत वाला हुआ, और उसके बाद में 16 फरवरी 1527, मतलब लगभग 10 महीने बाद ही इसने बयाना का क्या हो गया था, युद्ध। अब इतिहासकार देखो बाद में कमियां बताएंगे कि राणा सांगा की क्या क्या कमियां रही थी। उसमें एक कमी यही बताते हैं कि भाई विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आके बैठ गया, महीने 2 महीने हो गया शासन कर रहा है, तो इसको 10 महीने का वक्त क्यों दिया यहाँ मजबूत होने के लिए। ये दिल्ली, ये आगरा, और इधर ये मेवाड़ साइड, अपना पूरा राजस्थान, यहाँ तो राणा सांगा का घर था। राणा सांगा कोई कम शक्तिशाली शासक थोड़ी ना था। तो ये इसके घर को, यहाँ तो राणा सांगा का घर है, राणा यहाँ के चप्पे चप्पे से क्या है परिचित है, और बाबर यहाँ पर क्या है, नया है, तो उसको आते आते ही भगाता, तो उसको मजबूत नहीं होने देता। लेकिन इसने इसको क्या दे दिया, समय दे दिया। इस वजह से 10 महीने में बाबर ने यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक स्थिति, यहाँ का इतिहास, सब कुछ जान लिया कि भाई अच्छा यहाँ के शासक क्या हैं, इनकी लड़ने की पद्धतियाँ क्या है, इनकी कमजोरियाँ क्या है, ये कितना झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं कि नहीं करते हैं, और मतलब छल कपट की नीति से खेलते हैं कि नहीं खेलते, इनका इतिहास कैसा रहा है, यहाँ कैसा कैसा शासन रहा, सब कुछ बाबर यहाँ जान लेता है। और बाबर को ये भी पता चल जाता है कि राणा सांगा से युद्ध होना फाइनल है, और वो ये भी जान जाता है कि राणा सांगा के साथ इधर गुजरात, ये एमपी चंदेरी साइड की ये जगह, इधर महमूद खिलजी वाला पार्ट, इनको हराया हुआ, और इधर सारा राजपूताना इसके साथ। इसको ये कन्फर्म ये भी मालूम रहता है कि मैं इसको कभी जीत नहीं सकता। इसको मालूम चल गया कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शासक है, यहाँ आसानी से पार जाने वाली नहीं है। तो अब क्या होता है, बयाना का युद्ध होता है। तो बयाना का युद्ध में यहाँ पर राणा सांगा के आते हैं सैनिक वगैरह, तो बताते हैं कि ये फतेहपुर सीकरी में बाबर यहाँ डेरा डाल के बैठ जाता है अपनी कुछ एक सेना की टुकड़ी को अपने पास रखकर, और बाकी के लोगों को कहाँ भेजता है, यहाँ युद्ध करने के लिए भेजता है, ठीक है। और यहाँ पर युद्ध करने के लिए, ये बयाना के युद्ध में इनके देखो अपने, जैसे ये युद्ध का मैदान है, अपने क्या होता था, हिंदू राजा होता था ना, वो हाथी पर चढ़कर और ऊपर बैठा हुआ रहता था और युद्ध चलता रहता था। जब तक अपना शासक सामने नहीं आता, अपने सैनिकों को जोश ही नहीं बनता। और इनके क्या सिस्टम था कि भाई पूरी सेना आगे, सबसे पीछे इनका जो राजा होता था वो, और अपने साथ एक टुकड़ी। ये युद्ध लड़ता ही नहीं था, ये इनका सिर्फ क्या करता था, गाइडेंस करता था। यही तो अपने वालों की कमी थी। अब ये बाहर से जो आक्रमणकारी आते थे ना, वो देखना कई कई जगह अकबर और हेमू का युद्ध होगा तो भी कहीं पर भी देख लेना, ये बाहर वाले आक्रमणकारी, ये जो तुर्क मुगल वगैरह, ये क्या करते थे, एक टुकड़ी सिर्फ अगले के राजा को टारगेट करने के लिए रखते थे कि बस अब तीर चलाओ आप, और इसको क्या कर देना, मार देना। और जैसे ही राजा मरा,
और पूरी पूरी सेना में खलबली मच जाएगी और युद्ध समाप्त हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। और यही अपने वालों की कमी कि वो स्वयं उतर जाते थे युद्ध में। तो ये कमी नजर आती है। अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ तो हेमू को बोलते हैं कि पूरा कवच लगाया हुआ था, सिर्फ आंखें आंखें खुली हुई थी। ठीक है, तो अकबर ने एक टुकड़ी पूरी लगा रखी थी और अंत में आंख में तीर डाल दिया, तो उस वजह से हेमू की वहीं पर मृत्यु वगैरह हो जाती है। ये किस्सा होता है। तो ऐसी बात थी। अब देख लो, ये बयाना का युद्ध है, फिर भी फतेहपुर सीकरी में बाबर डेरा डाल के बैठा। ये नहीं कि बयाना में ही लड़ने आ गए, क्योंकि उसको पता है कि मैं मर गया तो सारा खेल ही खत्म है। अब बयाना का युद्ध होता है और बयाना का युद्ध में इतना बुरी, जैसे किस किस के बीच में होता है लिख देता हूं मैं यहाँ पर, राणा सांगा और बाबर के बीच में। अब इनको बाबर की जो सेना को ऐसा मारते हैं, दौड़ा दौड़ा के बुरी तरीके से मारा और यहाँ से भाग छूटी बाबर की सेना। भागते भागते पहुंची फतेहपुर सीकरी। अब देखो, उनमें जो पीटा हुआ, इनके इस तरफ से बाबर की सेना की तरफ से एक शाह मैसूर किस्मती नाम का भी एक आदमी था। जब ये वहां जाते हैं कि वहां पूछता है बाबर, कह रहे क्या हुआ, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का मुंह फूटा हुआ, तब लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। कोई बोल रहे हैं क्या हुआ, क्या, अरे राणा सांगा के आदमी तो मारते हैं बुरी तरह। तो ऐसा करके बाबर की सेना का हो गया कॉन्फिडेंस डाउन। कह रहे इतना बुरी तरीके से मारते हैं, क्या सच में बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। फतेहपुर सीकरी जाके बताया बाकी के सारे सैनिकों को। तो ये बात हुई और ले दे के राणा सांगा होता है वो इस युद्ध को क्या कर लेता है, विजित कर लेता है। ठीक है, अब देखो आगे होगा क्या। अब आगे की स्टोरी समझो। अब पता चल गया, राणा सांगा को भी पता चल गया कि भाई इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये जाने के लिए नहीं आया है, ये तो ये सोच रहा है कि दिल्ली पर मैं बैठ गया तो अब राणा सांगा को भी हरा दूं। और बाबर को भी पता चल गया कि यहाँ छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा, यहाँ आर पार की लड़ाई होगी, मतलब हजारों की तादाद में सैनिक मारे जाएंगे और बड़ा भयंकर युद्ध होगा। तब क्या होता है, अब राणा सांगा क्या करेगा, पाती पर्यवण नाम एक सुनने को मिलेगा आपको, पाती पर्यवण या पाती पर्वण भी लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब क्या होगा, राणा सांगा क्या करेगा, जैसे ये राजस्थान का मैप और यहाँ पर है मेवाड़, ये संपूर्ण राजपूताने में एक लेटर लिखकर भेजेगा कि भाई मैं यहाँ जो मुगल आया है बाहर से विदेशी, उसको भगाने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। आप सभी लोग अपने जो सरदार, राव, राजा, सम्राट जो भी है वो सभी अपनी अपनी सेना लेकर मेवाड़ आ जाएं और मेरे जो झंडे या बैनर तले आप क्या करें, इससे क्या करें, युद्ध करें। हम सब एकजुट हो जाते हैं और इसको यहाँ से क्या करते हैं, भगाते हैं। तो बताते हैं कि इसकी ये बात है वो लगभग सभी शासकों को क्या आई, पसंद आई। तभी तो बताते हैं ना, कर्नल जेम्स टोड बताता है कि राणा सांगा की ओर से युद्ध करने के लिए 7 राजा 9 राव और 104 सरदार आए थे। अब इतनी विशालकाय सेना आई थी। बाबर तुजू के बाबरी में लिखता है कि जब खानवा के मैदान में मैंने राणा सांगा की सेना देखी तो मेरे होश उड़ गए। मेरे सैनिकों के जो मोरल था वो भी डाउन हो गया। उनको लगा कि हारते, कि जिस तरफ देखो काफिर ही काफिर, मतलब वो काफिर बताता है इनके राणा सांगा के सैनिकों को कि काफिर ही काफिर, मतलब हिंदू ही हिंदू, राजा, राजपूत, शासक वगैरह, जिस तरफ नजर दौड़ाओ और जितनी दूर तक नजर जाए उतनी दूर तक राणा सांगा की सेना दिखाई देती। राणा सांगा अपने आप में, मैं बताता हूँ ना, राजपूताने में एक अलग ही शासक था। इसकी अपनी एक अलग ही छवि थी। इतना शक्तिशाली योद्धा था कि इसके बारे में जितना बखान किया जाए उतना कम है। और इसके जो मतलब राजपूताने में इतनी शानदार पकड़ थी, ठीक है, कि मतलब सभी देखो एकजुट हो गए। मतलब इसका प्रभाव कितना था राजपूताने में। तभी तो बताते हैं कि महाराणा प्रताप जो इसके क्या थे, पोते थे, क्योंकि राणा सांगा के बाद में उदय सिंह आएगा और उदय सिंह के बाद में क्या आएंगे, राणा प्रताप। तो उदय सिंह एक मतलब शांत स्वभाव के थे, कोई खास ऐसे नहीं थे राणा सांगा की तरह, मतलब एकदम रप टप्पा आदमी। और उसके बाद में प्रताप भी एकदम रप टप था। तो बताते हैं कि राणा प्रताप जब कभी अपने दादा को याद करते थे तो तलवार मतलब ऐसे जमीन पर पटक कर बोलते कि यदि मैं और मेरे दादा के बीच में यदि ये पीढ़ी नहीं आती तो मैं भारत को कभी मुगलों के अधीन नहीं होने देता। मतलब इतना राणा सांगा क्या था, वीर था। तो अब देखो हुआ पाती पर्यवरण, मतलब सबको न्योता दिया और सब ने क्या भर ली, हामी भर ली, हाँ भर ली। अब देखो कौन कौन आता है, अलवर से इधर से हसन खां मेवाती आता है, जो खानवा के युद्ध में क्या रहेगा, जो राणा सांगा के युद्ध का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। इधर एमपी यहाँ पे जो मेदिनी राय था चंदेरी वाला वो आएगा। महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था वो भी इनकी तरफ से लड़ेगा, बाबर की तरफ से। क्यों? क्योंकि उसके बेचारे के भाई को मार दिया इसने। और मारवाड़ के जो राव गांगा था उसने अपने पुत्र महालदेव को भेजा।
बीकानेर का जो राव जेठ सिंह था उसका पुत्र कल्याणमल, जो वो अपने पुत्र कल्याणमल के नेतृत्व में सेना भेजता है। देवलिया का रावत बाग सिंह आता है। आमेर से पृथ्वीराज कछुआ, गोगुंदा से झाला सज्जा, सादड़ी से झाला अज्जा, मेड़ता से विरमदेव आया, जगनेर जो यूपी साइड है वहां से अशोक परमार, बूंदी से हाड़ा नरवद, मतलब सब लोग आ गए। नागौर से खानजादा आता है। इनके अलावा बिसलद्दी तंवर, चंद्रभान, माणिक चंद चौहान, खूब लोग इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और आखिर ले दे के युद्ध की वो क्या आती है, घड़ी आती है। अब देखो इतना पाती पर्यावरण हुआ भाई, उधर बाबर के पास न्यूज तो जा ही रही है कि भाई क्या हो रहा है, राणा सांगा की क्या तैयारियां हैं, अपनी क्या तैयारियां हैं, युद्ध है वो फाइनल है। तो बताते हैं कि इस बीच में जब ये बाबर को ये सब पता चला ना कि भाई पूरा राजपूताना एक है और इतनी सेना आएगी कि अपने देखने में ही नहीं आएगी, कि ये बाबर लिखता है कि मैंने इतनी बड़ी सेना जिंदगी में ही नहीं देखी। तो ये चीज़ इसने भांप ली कि भाई पूरा राजपूताना एक होगा, इनका अपना घर है, मैं बाहर से आया हूँ, बुरी तरीके से मारेंगे। तो बताते हैं कि बाबर ने बीच में कई संधि प्रस्ताव भी भेजे। ठीक है, मैं वापस मैप बनाता हूँ एक बार। ये बीच में कई संधि प्रस्ताव भेजता है कि भाई संधि कर लो, युद्ध नहीं करना, संधि कर लो, युद्ध नहीं करना। लेकिन राणा सांगा बहुत ही जोशीला आदमी था। उसको पता है कि पूरा राजपूताना मेरे साथ है, तो मैं संधि क्यों करूं, दौड़ा के मारूंगा तुझे। अब इतिहासकार बताते हैं कि उस समय बाबर इस स्थिति में था कि यदि राणा सांगा कोई भी शर्त रख लेता ना, तो वो मानने को तैयार कि हम युद्ध करेंगे ही नहीं। और इधर राणा सांगा उतावला युद्ध करने के लिए कि भाई मैं तुझसे युद्ध क्यों नहीं करूं, इब्राहिम लोदी उसके पास खूब बड़ी सेना थी, तेरे से बड़ी सेना थी, मैंने मार के भगा दिया और तुझे भी मार के भगा देंगे, हम संधि क्यों करें। अभी बयाना का युद्ध हुआ ही है, कितना मारा आपको याद नहीं, अब मैं क्यों संधि करूं आपसे। राणा सांगा इधर संधि करने को तैयार ही नहीं और बाबर बार भेज रहा है संधि के लिए प्रस्ताव। लेकिन राणा सांगा तैयार नहीं, क्योंकि राणा सांगा को अलग ही जोश था कि पूरा राजपूताना अपने क्या है, साथ है। अब देखो खानवा का युद्ध होगा। तो खानवा का युद्ध कब होगा और कहाँ होगा मैं बताऊं आपको। मैंने बताया था यहाँ पे आपको एक रूपवास तहसील है। रूपवास तहसील में क्या पड़ता है, अपने खानवा का मैदान है। रूपवास तहसील में क्या है, खानवा का मैदान, और वहां होगा खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध की डेट कितनी है, 17 मार्च 1527। और इससे पहले जो युद्ध हुआ था वो कितनी तारीख को हुआ। अब देखिए मैं आपको 2 डेट बता देता हूं, उससे क्या होगा, आपकी स्थिति है वो काफी कुछ क्लियर हो जाएगी आपके कि भाई स्थिति कैसी रही उस समय। देखो 17 मार्च और 1527 को तो होता है खानवा का युद्ध। ठीक है, उससे पहले बयाना का युद्ध कब हुआ था, तो बयाना के युद्ध को लेकर भी मैंने आपको एक डेट बताई थी, वो हुआ था 16 फरवरी 1527 को। मतलब लगभग 1 महीने का क्या मिल गया बाबर को, और समय मिल गया। ठीक है, तो इतिहासकार जब कमी बताएंगे कि भाई राणा सांगा युद्ध में क्यों हारा, तो उसकी एक कमी यह भी बताएंगे कि उसने बाबर को इतना समय क्यों दिया। जब भाई बयाना के युद्ध में हरा दिया उसको, उसकी सेना भाग छुटी, तो जो राणा सांगा था उसको पीछा करना चाहिए था उसकी सेना को, और दौड़ा के मारना चाहिए था, और फतेहपुर सीकरी जाके जहां पर बाबर ने डेरा डाला हुआ था वहां जाकर उसको उसी समय खत्म कर देना चाहिए। तो ये कमी भी बताते हैं, राणा सांगा ने ऐसा नहीं किया। अब देखो क्या होता है खानवा के मैदान में, कैसा युद्ध होता है, वो सारा दृश्य मैं आपके सामने बताऊंगा। तो आ जाओ मैदान में, यहाँ पर मैदान बना लेते हैं अपन और करवाते हैं ताबड़तोड़ युद्ध। जैसे ये मैदान ले लो, रूपवास तहसील, और यहाँ होता है खानवा का जो युद्ध है, इतिहास प्रसिद्ध युद्ध। अब देखो हुआ क्या, जैसे ये 2 पार्ट हैं। यहाँ पर जो ये इतनी सारी राजपूताने की सारी सेना ली, किसने ली, राणा सांगा ने सारी की सारी सेना एकत्रित कर ली, बहुत बड़ी सेना। अब हुआ क्या था, बाबर के पास अपनी खुद की सेना है और बाबर की उसकी अपनी एक सिंगल कमांड है। मतलब बाबर के जितने सैनिक हैं वो बाबर का आदेश देते ही कार्य करना शुरू कर देंगे। लेकिन इधर राणा सांगा की अपनी जो सेना है वो है, लेकिन बाकी की जो सेना है वो अपने अपने सरदार और राजाओं के नेतृत्व में। अब मालदेव की सेना है वो मालदेव का ऑर्डर मानेगी ना। तो इतिहासकार जो ये कमी यह भी बताते हैं कि जो राणा सांगा की सेना है वो सिंगल कमांड पर नहीं थी कि राणा सांगा ने कह दिया और पूरी की पूरी सेना उधर अलर्ट है क्या नहीं। तो उनके पीछे जैसे मालदेव, उनकी सेना का जो नेतृत्व है वो टुकड़ों में था, जबकि बाबर की सेना का नेतृत्व है वो सिर्फ और सिर्फ बाबर के नेतृत्व में था। तो यह भी एक कमी यहाँ पर पता चलती है। दूसरी बात, बाबर को इतना समय देना यह भी इस युद्ध की हार का एक कारण है। तीसरी बात,
अब बताते हैं कि जैसे ये रूपवास तहसील है, यहाँ खानवा का मैदान है और इधर भुसावर नाम की जगह है। तो कहते हैं राणा सांगा अपनी सेना लेकर पहले यहाँ आ गया। उसने सोचा कि वो खानवा के मैदान में बैठा है, मतलब इस साइड, तो मैं इधर से क्या करूंगा, पहले ही जो इधर दिल्ली साइड से जो राशन पानी आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, तो इनके दूर कुछ पहुंचेगा ही नहीं। फिर इसको पता चलता है कि अरे वो तो वहां जाके बैठ गया और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। तब क्या करते हैं, जो ये राणा सांगा अपनी जो सेना लेकर कहाँ आता है, खानवा के मैदान में रूपवास तहसील आता है। लेकिन यहां पर एक और कमी नजर आएगी कि खानवा के मैदान में राणा सांगा से पहले बाबर आ गया। बाबर ने आकर सबसे पहले उस मैदान को अच्छे तरीके से समझ लिया कि भाई किधर से क्या है, किधर से आक्रमण करना है, कहाँ से जगह ऊंची है, कहाँ से जगह नीची है, कहाँ से ऊंची जगहों से हम तीर बरसा सकते हैं, कहाँ हम सेना को घेर सकते हैं और हम अपनी सेना के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा तय करें। तो इन सब चीज़ों के लिए बाबर को पर्याप्त समय मिला। उसने खानवा के मैदान में से सबसे अच्छी लोकेशन ढूंढ निकाली, एक ऊंची जगह, और वहां पर अपनी सेना का क्या बनाया, अड्डा बनाया। और इसके अलावा उसने क्या किया, अब देखो बाबर की तैयारी किस प्रकार से। बाबर के पास 3 ताकत है। पहली तुलुगमा पद्धति, 3 ओर से घेर के मारना, एक उस्मानी पद्धति, और एक थी आपके जो ये तोप खाना वाला सिस्टम। ठीक है, तोपें भी थी इसके पास में। अब ये तोप खाने का जो इसके जो नेतृत्व है वो भी पूछते हैं कई बार कि भाई तोप खाना था जो बाबर के पास, उसका नेतृत्व किसने किया, तो उसका नेतृत्व किया था अली और मुस्तफा ने। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राणा सांगा है वो बाबर की तोपों को लेके सीरियस ही नहीं लेता है कि अरे यार क्या है तोपों का, हम राजपूत हैं, ऐसे हैं। अरे शरीर हाड़ मांस का बनाया, चाहे राजपूत हो चाहे किसी जाति का हो, जब चोट लगती है ना तो सभी को दर्द होता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, इन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया और यही सबसे बड़ा कारण होगी बाबर का जो युद्ध है जीतने में सहायता करने में। अब बाबर ने क्या किया, देखो इस साइड की जो जगह है वो बाबर ने चुन ली। ठीक है, बाबर ने यहाँ एक बड़ी खाई खुदवा दी, इतनी बड़ी खाई कि जिसके ऊपर से ना तो कोई सैनिक कूद सकता है, ना ही कोई घोड़ा उसके ऊपर से छलांग मार सकता है। इतनी लंबी, इतनी चौड़ी और इतनी गहरी खाई, कोई ऊपर से नीचे कूद जाए तो भी वो वापस ना निकल सके, इतनी चौड़ी तो बना दी खाई। फिर यहाँ पर लगाई बैलगाड़ियाँ। ठीक है, इधर ऐसे लगा दी बैलगाड़ियाँ। अब बैलगाड़ियों के बीच बीच में ऐसे बैलगाड़ियाँ ऊपर से पूरी की पूरी क्या है, कवर है। यह नहीं कि इधर से किसी ने तीर चलाया और बैलगाड़ी में जो बैठा उसके लगे, सिर्फ बैलगाड़ियां, बैल नहीं लगाए ना, सिर्फ जिसको छकड़ी बोलते हैं ना वो लगा दी और उसमें लगा दी तोपें। तोपों के मुंह कर दिए इधर, ऐसे मुंह कर दिए इधर, ये तोपें, और इनके यहाँ कवर भी लगा दी ऐसे। ये सारा कवर्ड है आगे का सरफेस, पूरा बंकर टाइप ऐसे बना दिए पूरे। और इधर लगा दिए सैनिक जो तीर बताते, बंदूकें भी थी, तो ये बंदूकें वगैरह ये बैठ गए यहाँ पर। और इधर लगा दिए वो तोप चलाने वाले। अब इनको तोपची को कोई खतरा नहीं है, सिर्फ आप अपनी तोप चलाओ। क्योंकि ये खाई क्यों खुदवाई कि ताकि कोई भी ये नहीं कि घोड़े को छलांग लगा के सेना में कूद जाए, तबाही मचा दे। इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई सेना भी आगे इस तरफ से बढ़ नहीं सकती। तो अब इनके पास क्या है, तीर और भाले हैं इधर जो राणा सांगा वाले हैं, और उधर से तोपों के गोले आ रहे हैं, बंदूकों की गोलियां आ रही है। ठीक है, अब ये करें तो क्या करें, भागकर जाए तो खाई में गिरो चाहिए, और इनका तीर चला के कितना सामना करे तोपों का, तो ये स्थिति बन गई। ठीक है, अब ये इधर से क्या चलाएंगे, तोप चलाएंगे, और बीच में से क्या चलेगी, बंदूकें। और ये बंदूकें जो चला रहे हैं वो भी पूरे कवर हैं, ऐसे बंकर बनाए हुए हैं, सिर्फ बंदूक की नोक निकाले हुए बैठे। तो इन्होंने अपने आप को कर लिया सुरक्षित, और यहाँ लगा दी सेना। ये लगा दी सेना यहाँ पर, और यहाँ सबसे पीछे ऊंचे स्थान पर बैठ गया बाबर, जहां से ये हर एक्टिविटी देख रहा है, यहां तक देख रहा है कि कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, और बाबर ने अपने पास रख ली एक रिजर्व सेना। अपने पास क्या रख ली, एक रिजर्व सेना की कि भाई भरोसा नहीं है राणा सांगा का, कोई इधर से घूमता घूमता ऐसे आके मुझे टपका दिया ना तो पे धरी की धरी रह जाएगी। अब राणा सांगा यहाँ आया तो देखा कि अरे सारी सिस्टम तैनात करके बैठा है। तो अभी राणा सांगा को फुल कॉन्फिडेंस कि अपने साथ पूरा राजपुताना सेना। देखो राणा सांगा खुद बैठा बैठा देखे ना तो भी आगे जहां तक नजर जाए और पीछे जहां तक नजर जाए सिर्फ सेना ही सेना और कुछ नहीं। इतनी लंबी चौड़ी सेना जब यहां आए और यहां पूरी सेना आके जमी ऐसे राणा सांगा की, तो बाबर की सेना के होश उड़ गए, बाबर की सेना के पांव उखड़ने लगे, कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा। बाबर ने देखा, बाबर ने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सेना नहीं देखी। तो जो कि बाबरी में लिखता है, तो भाई बड़ा खतरनाक मामला लगा। लेकिन फिर भी अभी भी बाबर है वो संधि करने के लिए क्या है, तैयार है। राणा सांगा जो कहे वो मानने को तैयार है।
लेकिन राणा सांगा को अलग ही जोश कि अभी सल्टा देंगे इसको, दिल्ली के सुल्तान को सॉरी कि दिल्ली के सुल्तान को आगे भी हम इब्राहिम लोदी को 2 बार हराए हुए हैं और तुमको भी दौड़ा दौड़ा के मारा है। इधर वो किस्मती वगैरह जो बयाना के जो युद्ध हुआ था उसमें मार खा के आए सैनिक भी साथ में शामिल है। साथ वाले पूछ रहे कह रहे वही है क्या, कह रहे वही है, बहुत बुरा मारते हैं। इधर और कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। अब ले दे के बात ये हुई, ये तो पूरा अपने सिस्टम से जमे हुए। और राणा सांगा के क्या है, कोई आया क्या यहाँ खड़ा हो जाऊं क्या, हाँ खड़ा हो जा यहाँ खड़ा हो जा, तू यहाँ से लड़ना, तू यहाँ से लड़ना। ऐसे इस प्रकार से अस्त व्यस्त तरीके से सेना हो गई सेट यहाँ पे। अब होता क्या है, युद्ध शुरू होता है। बताते हैं जो युद्ध की जो डेट है मैंने आपको बताई थी कि भाई इतने तारीख को युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को सुबह 9:30 बजे युद्ध शुरू होता है। कितने बजे शुरू होता है? 9:30 बजे होता है। और बताते हैं कि सूर्यास्त से पहले पहले युद्ध क्या हो गया था, खत्म हो गया था। और कुछ लोग बताते हैं दोपहर के थोड़ा सा बाद में ही खत्म हो गया युद्ध। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होते ही बताते हैं कि राणा सांगा की सेना ने इतनी तेजी से आक्रमण किया, इधर तोपें वगैरह सारी फेर दी एक बार की, तो फेल हो गई, तोपें धरी की धरी रह गई, बुरी तरीके से मारने लगे। इधर राठौड़ या यहाँ से आए हुए जोधपुर वाले और जो यहाँ की राणा सांगा की मेवाड़ के जो वीर सैनिक दड़ादड़ मारने शुरू किए। और बताते हैं कि जो पहला आक्रमण हुआ वो इतना प्रचंड आक्रमण था राणा सांगा का कि जो बाबर की सेना है वो भागने लग गई, तितर बितर हो गई पूरी की पूरी कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे भाई, इतना बुरी तरीके से मारते हैं, इतनी विशालकाय सेना इनके सामने तो हम जैसे आटे में नमक के बराबर हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं इनके बीच में? तब बताते हैं कि बाबर है वो दौड़ते हुए सैनिकों को रोकता है, आवाज लगाता है और भाषण देता है। इतना ओजस्वी भाषण देता है, उसमें वो क्या क्या बातें बोलता है वो बताते हैं कि पहले बाबर कहता है कि अरे ये बाबर क्या मदिरा का बहुत शौकीन था, शराब वगैरह पीता था। तो बोलते हैं कि ये कहता है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, आप कोई भी जाओ मत। कि बोलते हैं कि अरे तू शराब नहीं पिएगा तो मत पी, हमें मरना थोड़ी है, इतना बुरी तरीके से मारते हैं। फिर बोलता है कि मैं आप पर ये एक टैक्स लगाता था इनके ऊपर, ठीक है। बाबर ने उसको अल्तमगा बोलते थे, अल्तमगा जो व्यापारिक कर था, कि वो टैक्स समाप्त कर दूंगा, आप लड़ो इनसे। तो ये बोलते हैं कि हम टैक्स भरने को तैयार हैं लेकिन लड़ेंगे नहीं, बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। फिर बाबर को लगता है कि भाई ऐसे मानने वाले नहीं हैं। तो बाबर क्या करता है, इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित कर देता है, जिहाद घोषित कर देता है। जिहाद मतलब जैसे मुस्लिमों में होता है कि मतलब ये युद्ध नहीं है, मैं कोई राजा नहीं हूँ और तुम कोई मेरे सिपाही सैनिक नहीं हो, हम सब भाई भाई हैं और हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। जो कि भाई ये हमारा धर्म का युद्ध है, इस्लाम खतरे में है, आपको लड़ना होगा। यदि हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे तो अभी क्या होगा, हमें जन्नत नसीब होगी, जन्नत में हूरें मिलेगी। और यदि हम जिंदा रहे तो मतलब वो कहलाएंगे, हम पूरे भारत पर राज करेंगे और इसका भोग करेंगे। ऐसा ऐसा करके जिहाद घोषित करता है। अब देखो जिहाद घोषित करते ही ये सारे सैनिक क्या हो जाते हैं, वहीं के वहीं भागती हुई सेना रुक जाती है। अब देख लो बाबर है ना, वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत था, विचलित नहीं होता था। भागती हुई सेना को अपने ओजस्वी भाषण से काबू करना कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन फिर भी बाबर ने क्या कर लिया, इनको कंट्रोल कर लिया और सेना को जैसे तैसे करके क्या किया, युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। तो फिर जो सेना होती है बाबर की वो क्या होती है, तैयार होती है युद्ध करने के लिए। और फिर वापस युद्ध क्या होता है, शुरू होता है। भागती हुई सेना वापस रुकती है, तोप चियाए, अपने तोपें वगैरह संभाली और इधर से युद्ध हुआ। अब लगातार जो तोप है वो चलाए जा रहे हैं, गोले बरसा रहे हैं। और इधर बताते हैं कि सैकड़ों की संख्या में सैनिक मर रहे हैं, गोला आके लगा और मरे। क्योंकि इधर तो सिर्फ क्या था, जो तलवारें और भाले, इनके अलावा इनके पास में क्या था, कुछ नहीं था। अब सेना मर रही है और बाबर ने ऑर्डर दिया कि भाई तोप है वो रुकनी नहीं चाहिए, लगातार तोपों से गोले बरसाए जाओ। अब इधर इतनी सेना मरी। तब पहले तो राणा सांगा हाथी पर सवार थे और यहाँ पर क्या कर रहे थे, युद्ध का संचालन कर रहे थे। लेकिन जब इतनी संख्या में राणा सांगा ने अपनी सेना में असंख्य सैनिकों को मरते हुए देखा, तब राणा सांगा विचलित हो जाते हैं और वो युद्ध में स्वयं उतर जाते हैं। और यही सबसे बड़ी कमी होती है राणा सांगा की। तो एक युद्ध में जो कारण पूछते हैं एग्जाम में कि कारण क्या था युद्ध हारने का, तो उसमें एक कारण यही था कि राणा सांगा का स्वयं युद्ध में उतर जाना। क्योंकि जब देखो अभी एक तो हाथी पर है, एक मुगलों से वगैरह जितनी बार भी युद्ध होता था, युद्ध हारने का कारण ये होता था कि इनके पास विदेशी अफगानी घोड़े होते थे। अब एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन चेंज करनी है तो हाथी से कितनी तेजी से करेंगे, जबकि घोड़ा तो तेजी से भाग के चला जाएगा कहीं पर भी जाना हो। तो ये हाथी पर थे, पहली बात तो ये। और फिर खुद युद्ध में उतर गए।
अब यहाँ पर इधर मुस्लिम जो बाबर है वो क्या है, पीछे बैठा हुआ है, मुगल शासक है बाबर। अब ये आ नहीं रहा युद्ध में, ये आ गए। ये आते ही बाबर ने क्या किया था, एक टुकड़ी को अलर्ट किया था कि जैसे ही राजा दिखे इनका, उसी को निशाना बनाना। ये एक टुकड़ी थी जो तीर चलाते ना, तीर वाली, वो एक टुकड़ी अलग ही रखी थी सिर्फ राजा के लिए। अब हमारे लिए तो इधर राजा को ढूंढना क्या था, बड़ा ही मुश्किल था कि भाई बाबर को कहाँ से ढूंढे, और इधर वालों को ढूंढने में बड़ी आसानी की, सीधा ही हाथी पर दिखा वही राजा है। तो बताते हैं कि धड़ाधड़ तीर चलाना क्या किए, शुरू किए, और राणा सांगा को तीर लगने से राणा सांगा हो जाता है घायल। राणा सांगा के घायल होते ही जो मालदेव वगैरह थे वो इनको लेकर दौसा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, दौसा, कि भाई अब घायल तो हो गए, अब ये यहाँ पर मार देंगे, तो जल्दी से जल्दी इनको उपचार वगैरह मिले। तो ये राणा सांगा को लेकर चले जाते हैं दौसा। और पीछे सेना का मनोबल भी डाउन नहीं हो, क्योंकि सेना थी इनकी, वो तो थोड़े थोड़े देर से सैनिक देखते थे कि राजा जी कहाँ पर है, क्या अच्छा हाथी पर बैठे। तो यहाँ पर जो जाला अज्जा होता है वो क्या करता है, राणा सांगा का मुकुट धारण करता है, और मुकुट धारण कर कर हाथी पर बैठ जाता है, ताकि सैनिकों को लगे कि अच्छा राजा है वो बैठे हुए हैं और इनका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो। तो इस प्रकार से युद्ध चलता है। अब बाबर लिखता है तुजू के बाबरी में कि युद्ध चलता ही जा रहा था, और इतने सैनिक मरने के बाद भी जो राणा सांगा की सेना है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी विशाल संख्या में राणा सांगा की क्या थी, सेना थी। और इधर कॉन्फिडेंस भी बाबर की सेना का डाउन हो रहा है। तो बाबर ने क्या किया, जो राजपूत जो शासक वीर जो लड़ाई में शहीद हो रहे थे उनकी लाशों की मीनारें जो चुनवाना शुरू कर दिया कि भाई मीनार बनाओ, इनकी लाश के ऊपर लाश रखो ऐसे, और ऐसे मीनार बना दो, ताकि इनकी सेना का क्या हो, कॉन्फिडेंस अप हो कि देखो हमने इतने सैनिकों को क्या कर दिया, मार दिया। इतने में ही कोई आके इनको बोलता है कि राणा सांगा है वो युद्ध में घायल हो गया, उसको कहीं लेके गए हैं, और ये एक डुप्लीकेट बैठा है ऊपर, ठीक है। तो बाबर आदेश देता है कि आप एक काम करो, जो तोप चला रहे हैं उन तोपची को बोलो कि तोपों को रोक दे, तोपों के जो धमाके गोले बरसा रहे हैं उनको रोक दो, और जो युद्ध की है वो युद्ध में जो जीत का बिगुल है वो बिगुल बजा दो। तो अब जैसे ही पहले इनकी जो राणा सांगा की सेना है इसको पता ही नहीं था कि भाई राजा घायल हो गए हैं ये वो, तो ये लड़ते जा रहे थे। अब जैसे ही इसने तोपों की आवाज़ रुकी, तोपों के गोले बरसाने रोके, और उसी समय सब क्या हुए, शांत हुए। और इधर से बाबर ने क्या बजा दिया, युद्ध का बिगुल बजा दिया, और बोले कि आपके जो राजा हैं वो सेना में नहीं है। इतने में ही यहाँ खलबली मच जाती है और युद्ध हो जाता है समाप्त। और इस प्रकार से बाबर की क्या होती है, इसमें जीत होती है। अब देखो इसके बाद में क्या क्या होता है, तो इसमें एक चीज़ होती है ये कि जैसे ये राजस्थान का मैप बनाऊं मैं एक बार वापस, युद्ध हो गया ख़त्म। ये यहाँ पर मेवाड़, और ये यहाँ पर दौसा, दौसा साइड कर लो आप, जगह बना लो दौसा साइड, ये दौसा। अब क्या हुआ, दौसा में एक जगह थी कसवा नाम की। कौन सी जगह थी, कसवा। कसवा नामक जगह पर किसको ले जाते हैं, जो राणा सांगा है उनको। अब राणा सांगा चूंकि बेहोश है, मालदेव वगैरह लेके आए हैं इनको यहाँ पर। अब कसवा में जैसे ही राणा सांगा को होश आए, तो राणा सांगा ने पूछा कि क्या हुआ, युद्ध कहाँ है, सेना कहाँ है बाबर। के बोले कि राजा जी सब कुछ समाप्त हो गया है, हम युद्ध हार चुके हैं, और बाबर है वो जीत गया है। हमारे हजारों की संख्या में हमारे जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं, और हमारी बुरी तरीके से क्या हुई है, हार हुई है। तब अब इतना सुनते ही राणा सांगा वो सदमे में आ जाता है कि पूरा राजपूताना साथ असंख्य सैनिक अपने पास, फिर भी हम कैसे भाई हार गए। ये चीज़ मानने को तैयार कौन नहीं है, राणा सांगा। राणा सांगा बोल रहा है कि सच में हार गए, कि हाँ सच में हार गए। तब सब बताते हैं, तब बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अवसाद में आ जाता है एक तरीके से, कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हार गए। तो ये सीधा ही उठ खड़ा होता है कि चलो फिर से युद्ध करेंगे। कि अब देखो अब हम अकेले हैं, पहले पूरा राजपूताना साथ था तब भी हम नहीं जीते, तो अब कैसे जीतेंगे। तो ये इनकी क्या करते हैं, मरहम पट्टी वगैरह करते हैं, इनको समझाते हैं, फिर भी ये समझने को क्या नहीं है, तैयार नहीं है। तो फिर इनको दौसा से कहाँ लाते हैं, यहाँ जो रणथंबोर दुर्ग है, रणथंबोर दुर्ग में लेके आते हैं इनको। किनको, जो राणा सांगा है इनको, क्योंकि ये मेवाड़ जाने को तैयार नहीं है। अब जैसे इनको होश आया ना, तो इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, प्रण कर लिया कि जब तक मैं बाबर को या तो मार ना दूं और या इसको भारत से भगा ना दूं, तब तक मैं क्या नहीं करूंगा। एक तो सिर पर पगड़ी नहीं पहनूंगा, और दूसरी बात मैं कभी मेवाड़ नहीं जाऊंगा। कि भाई मेवाड़ की जनता इतनी मुझे मानती थी, तो मेरे 7 राजा 9 राव और 104 सरदार हैं, वो मेरे जो यहाँ पर नीचे बैठते थे, कितना मेरा मेवाड़ की जनता सम्मान करती थी। अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं कभी मेवाड़ नहीं जाऊंगा, ये मेवाड़ जाने को तैयार नहीं। तो इनको कहाँ लेके आए, रणथंबोर। अब चूंकि रणथंबोर है वो भी किसके अंडर में है,
रणथंभौर भी इन्हीं के अंडर में, जो राणा सांगा का ही है, क्योंकि इसका बहुत विशाल क्षेत्र था। और जो ये रणथंभौर दुर्ग था वो इसकी जो रानी थी कर्मावती उसके अंडर में था। कर्मावती को जो राणा सांगा ने एक तो रणथंभौर का दुर्ग तथा 60 लाख रुपए की जागीर प्रदान की थी। तो इस रणथंभौर दुर्ग में लाया, इसका उपचार किया, लेकिन राणा सांगा को अंदर ही अंदर ये चीज़ खाए जा रही है कि मैं बाबर से कैसे हार गया। तो ये बात हुई। अब ये बोलता कि युद्ध करो युद्ध करो। अब बाकी सरदार समझा रहे थे कि देखो युद्ध नहीं करना है, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हम चलेंगे मेवाड़, वहाँ जाकर अपनी शक्ति बटोरेंगे, उसके बाद में हम वापस बाउंस बैक करेंगे। लेकिन चूंकि ये तैयार नहीं है तो फिर होता क्या है, फिर मैंने आपको बताया था ना, जो एमपी साइड की जो चंदेरी जागीर थी वो किसको दी हुई थी? मेदिनी राय को। मेदिनी राय कौन था? महमूद खिलजी सेकंड का जो सरदार था। फिर उसको वहां से निकाला, फिर इन्होंने राणा सांगा ने शरण दी, फिर चंदेरी में एमपी चंदेरी की क्या दे दी? जागीर दे दी। अब ये मेदिनी राय क्या बहुत ही पावरफुल सरदार था। अब ये भी चूंकि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था। अब मेदिनी राय यहाँ आ गया, जोधपुर वाला मालदेव अपने चला गया, कल्याणमल बीकानेर चला गया, सब अपने अपने चले गए। जो सैनिक मर गए वो मर गए, जो जिंदा थे वो यहाँ से चले गए। अब हुआ क्या, बाबर को पता चला कि ये चंदेरी में मेदिनी राय है, वो अपनी सेना क्या कर रहा है, बटोर रहा है, अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है। तो ये भविष्य में ऐसा नहीं हो कि ये हमको यहाँ से क्या कर दे, भगा दे। तो बाबर ने कहा इसको भी क्या करते हैं, कुचलते हैं वापस। तो बाबर है वो अपनी सेना लेके किस तरफ चलता है? चंदेरी की तरफ, की उससे युद्ध करने के लिए। ये बात पता चलती है राणा सांगा को। तो राणा सांगा पहले से युद्ध के लिए उतावला, क्योंकि बहुत ही जोशीला आदमी, और इधर से इसको भाई मिला, इनपुट मिला कि ये ऐसी बात हो रही है और बाबर आएगा और चंदेरी पर करेगा हमला। तो राणा सांगा ने इस चीज को एक अवसर समझा कि हम भी चलते हैं चंदेरी और मेदिनी राय के साथ होकर वापस बाबर से लड़ते हैं और उसको हराते हैं। तो बहुत समझाते हैं इसके सरदार, फिर भी ये मानने वाला नहीं है। तो राणा सांगा अपने जो सरदार हैं और उन कुछ सैनिकों को लेकर कहाँ आ जाता है, इधर चंदेरी की तरफ चलता है कि भाई चंदेरी चलो। और यहाँ पर इरिच का मैदान आता है। इरिच का मैदान, कालवी गांव, ठीक है, ये नाम लिख देता हूँ, ये सब नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको। इरिच का मैदान और कालवी गांव। इधर कालवी गांव में आके यहाँ पर डेरा डालता है कौन? राणा सांगा। अब कालवी गांव में इरिच के मैदान में भी जो ये इन्होंने अपना कैंप वगैरह लगा लिया कि भाई आगे बढ़ेंगे, युद्ध करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी इसके सरदार समझा रहे हैं कि देखो सांगा जी, अपने पास इतनी भी शक्ति नहीं है, क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो, हम चलते हैं वापस मेवाड़, वहाँ अपनी सेना वगैरह वापस संगठित करते हैं, वापस सब सैनिकों को बुलाएंगे, बड़ा युद्ध करेंगे रणनीति से, ठीक है। लेकिन फिर भी राणा सांगा मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए बताते हैं कि जो रात्रि भोज था उसमें भोजन में राणा सांगा के भोजन में विष मिला दिया, और जिससे राणा सांगा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर राणा सांगा को लेकर कहाँ पर आते हैं? मांडलगढ़ आते हैं, और मांडलगढ़ में राणा सांगा का करते हैं दाह संस्कार। और राणा सांगा की आज के दिन भी वहाँ पर क्या बनी हुई है? 8 खंभों की बनी हुई है छतरी, जो किसने बनाई थी? अशोक परमार ने बनाई थी। तो इस प्रकार से राणा सांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पर सारा गेम फिनिश हो जाता है। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा? युद्ध कब हुआ, तारीख क्या थी, किस किस की तरफ से कौन कौन लड़ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं आजकल कि भाई जब राणा सांगा खानवा के युद्ध में गया तो जो अपने जोधपुर से कौन था? तो जोधपुर से जो गंगा का पुत्र मालदेव था। बीकानेर से कौन था? तो बीकानेर से बताते हैं कि भाई जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल था। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो मैं आपको नोट्स में बहुत ही अच्छे से बता दूंगा। और क्या पूछ सकते हैं? और ये पूछ सकते हैं कि भाई खानवा के युद्ध में राणा सांगा की जो सेना का जो नेतृत्व है, सेनापति, वो कौन था? तो वो था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती ये किस साइड का था? ये इधर अलवर साइड का था, ठीक है। बताते हैं कि युद्ध में जो बाबर था, बाबर ने इसको मनाया भी था कि अरे तुम है ना इधर आ जाओ, अपन है वो एक ही अल्लाह की संतान है, हम ऐसा करते हैं, हम युद्ध एक साइड करो, मेरी साइड से लड़ो तुम। बाबर की साइड क्या है? वो हिंदू हैं, काफिर हैं, हमारे धर्म विरोधी हैं, ये वो सारा कुछ। लेकिन हसन का मेवाती कहता है कि बाबर ये तेरा भाषण है ना, वो तो तेरे सैनिकों पर ही दे, ठीक है ना, ये मेरे पर असर करने वाली नहीं है। मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ, मेरे बुजुर्ग भी यहीं पर थे, हम यहीं का अन्न ग्रहण करते हैं, और हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए शहीद होंगे। चाहे तुम कोई भी धर्म का हो, मैं कोई भी धर्म का हूँ, वो मैटर नहीं करता, मेरे लिए देशभक्ति क्या है? सर्वोच्च है। तो ये हसन खां मेवाती था जो सेना का नेतृत्व कर रहा था राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में। तो ये चीज है। अब देखो, पूरी आपने लड़ाई में ये देखा होगा, बाबर को हमेशा ही डर ही था कि मैं हारूंगा हारूंगा हारूंगा। और एक किस्सा यहाँ पर और होता है, जैसे ये बाबर यहाँ सेना लेके आया ना,
तो उस समय क्या था, यहाँ पर एक ज्योतिष था, उस ज्योतिष का नाम था मोहम्मद शरीफ। ठीक है, ये भी उस साइड से आया हुआ था, अफगानिस्तान काबुल का था। तो ज्योतिष कौन था? मोहम्मद शरीफ। जो ये भविष्यवाणी वगैरह करते हैं ना, ये मोहम्मद शरीफ काबुल साइड का था। अब देखो इतिहास में इसका नाम आया, इसका मतलब ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा फेमस था इसकी भाई कई भविष्यवाणियाँ सच भी हुई होगी। भाई छोटे मोटे जो भोपा वगैरह हैं उनका कौन नाम लेता है इतिहास में। तो इस ज्योतिष ने क्या कहा बाबर को कि देख तू सेना लेके आया है वो ठीक है, लेकिन आज 17 मार्च की तारीख है और आज की तारीख में 1527, आज की तारीख में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो तेरे पक्ष में नहीं है। तो बाबर को ये एक बार की और डरा देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो क्या हुई, ज्योतिष की भविष्यवाणी गलत हुई ना। तो फिर भी देखो युद्ध से पहले बोल दिया ऐसा, लेकिन फिर भी बाबर का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ। अब आप एग्जाम देने जाओ सेकंड ग्रेड का और बीच में ही कोई ज्योतिष मिल जाए कि बेटा तेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, कितनी भी तैयारी हो कॉन्फिडेंस तो डाउन होता है ना। लेकिन बाबर का कॉन्फिडेंस डाउन होने वाला नहीं था। बाबर है वो मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा क्या था, मजबूत था। तो इस प्रकार से ये युद्ध होता है और ये युद्ध हो जाता है समाप्त। तो एक बार हम क्या करते हैं, ये जो युद्ध वगैरह हमने यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, तो ये आज जो इस वीडियो में जितना भी पढ़ा इसको एक बार हम नोट्स में पढ़ लेते हैं, ताकि आपके डाटा है वो एक बार का क्या हो जाए, दिमाग में थोड़ा थोड़ा स्थायी होने लगे। तो आओ नोट्स पर, ये अपने नोट्स। अब देखो बयाना का युद्ध। अब देखो मैं नोट्स में तो पूरी कहानी सुनाता हूँ, राम कथा जितनी भी हो, लेकिन सारी की सारी मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, क्योंकि इतना लिख दिया तो आप रिवीजन कैसे करोगे, बार बार इनको पढ़ना है तो फिर आप इतना बड़ा ग्रंथ लेके बैठ जाओगे। नहीं, आपको सिर्फ फैक्ट याद करने, और इन फैक्ट के बेस पर आपको क्या रहेगी, कहानी याद। जैसे मैं ये आपको ऐसा बोल दूं जोधपुर, मालदेव, गंगा, ऐसे, तो इससे क्या होगा, आपके स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसे बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527, सांगा वर्सेस बाबर, सांगा विजित। तो सीधा समझ में आ गया कि बयाना का युद्ध हुआ था पानीपत के युद्ध के 1 साल बाद में, उसमें सांगा और बाबर के बीच में हुआ। बयाना का युद्ध हुआ, बयाना के दूर के लिए हुआ था, वहां पर चौकी बना ली और उसमें सांगा विजित हो जाता है। तब पीछे की स्टोरी क्या होती है, बैकग्राउंड में रिकॉल हो जाती है। तो ज्यादा लिखा भी नहीं, स्टोरी भी याद आ गई। तो एक पंथ दो काज, इस हिसाब से बनाए हुए हैं नोट्स। तो आगे पढ़ो। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, भरतपुर की रूपवास तहसील में। ये खानवा का मैदान है। राणा सांगा और बाबर होता है विजित। पाती पर्यावरण क्या है, राणा सांगा द्वारा राजपुताना के सभी शासकों को युद्ध के लिए साथ देने के लिए आमंत्रण। सांगा की ओर से युद्ध करने के लिए 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार आए। कर्नल जेम्स टोड बताता है ये बात। ठीक है, अब कौन कौन आए थे युद्ध में, देखो। हसन खां मेवाती अलवर वाला, जो सेनापति के रूप में नेतृत्व कर रहा था। महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई आया था। मेदिनी राय चंदेरी वाला, एमपी से। मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव। बीकानेर के राव जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल। देवलिया का रावत बाग सिंह, ये बाग सिंह बहुत ही क्या था, पावरफुल था। आमेर से पृथ्वीराज कछुआ आया था। गोगुंदा से जाला सज्जा। सादड़ी से जाला अज्जा। बागड़ का उदय सिंह। मेड़ता से विरमदेव। सिरोही का अखिराज दूधा। बूंदी से हाड़ा नरवद। जगनेर यूपी से अशोक परमार। नागौर से आया था खानजादा। इनके अलावा देखो सलदी तंवर भी आया, चंद्रभान भी आया, माणिक चंद चौहान इत्यादि शामिल हुए। अब देखो कुछ इतिहासकार बताते हैं ये जो सलदी तंवर है ना, वो धोखेबाज निकला। इसने महाराणा प्रताप को क्या दिया, जो महाराणा आपके सांगा था उसको क्या दिया, धोखा दिया। अब धोखा कैसे दिया, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये जो राणा सांगा और जो ये बाबर था, इनके बीच में जो न्यूज पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था, सलदी तंवर था, जो इनके बीच में बातचीत करवाता। तो इसने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी वगैरह वगैरह। लेकिन इतिहासकार इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि भाई इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला युद्ध पर। राणा सांगा को स्पष्ट पता था कि बाबर संधि के लिए तैयार है, फिर भी ये संधि करने को तैयार नहीं। कौन, राणा सांगा चाहता ही नहीं है कि मैं संधि करूं। तो ये चीज है, समझ गए। अब देखो आगे की स्टोरी। लेकिन ये ध्यान में रखना, कई बार पूछ लेंगे धोखेबाज कौन है, तो धोखेबाज का नाम में एक आता है, सलदी तंवर। अब देखो युद्ध में हुआ क्या, खानवा के मैदान में सेना आकर डटी और काबुल के ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने बाबर के ग्रह नक्षत्र विपरीत बताए थे। लेकिन फिर भी बाबर का क्या नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि बाबर है वो मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत व्यक्ति था। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ था और अतः जाला अज्जा ने मुकुट धारण किया था। किसका, राणा सांगा का। युद्ध भूमि में घायल सांगा को दोसा में एक जगह है बसवा ले जाया गया, किसके द्वारा, मालदेव
और अखेराज इत्यादि लोग थे जो मालदेव जो राणा सांगा को लेकर गए थे 2 साल। सांगा होश में आने के बाद प्रतिज्ञा लेता है कि मैं कभी पगड़ी नहीं पहनूंगा और मेवाड़ भी नहीं जाऊंगा जब तक कि बाबर को मार ना दूं या फिर बाबर को भारत से भगा ना दूं। जब बाबर चंदेरी के मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए जाता है तो सांगा ने मेदिनी राय की सहायता करने की सोचकर चंदेरी प्रस्थान करता है, लेकिन सांगा के जो सरदार युद्ध के पक्ष में नहीं थे। कालवी में एक जगह है इरिच का मैदान, इरिच के मैदान में डेरा डाले हुए स्थान पर सांगा को क्या दे देते हैं, विष दे देते हैं, जहर दे देते हैं भोजन में मिलाकर, और इससे राणा सांगा की मृत्यु होती है 30 जनवरी 1528 को। दाह संस्कार होता है मांडलगढ़ में, जहां पर 8 खंभों की छतरी है। देखो मांडलगढ़ अलग है और जो ये मांडल है वो क्या है, अलग है। यहाँ पर मांडल नृत्य वगैरह जो फेमस होते हैं वो अलग चीज है, ये और ये मांडलगढ़ अलग जगह है। और यहाँ पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है जो कि अशोक परमार ने बनवाई थी। ठीक है, अब बाबर की जीत के कारण क्या है, ये बाबर की जीत के कारण है, वही क्या है, राणा सांगा की हार के भी कारण है। ठीक है, तो राणा सांगा की हार के कारण पूछे तो देखो सीधा सीधा, एक तो बयाना का युद्ध में सैनिक जब बाबर के भागे तब उसने फतेहपुर सीकरी तक पीछा नहीं किया था, और फतेहपुर सीकरी जाकर बाबर को मारना चाहिए था, वहां पर वो पहली कमजोरी। नंबर 2, राणा सांगा की सेना वो सिंगल कमांड पर नहीं थी, सेना में कई नेतृत्व थे, वो भी कारण आता है। और क्या है, इसने बाबर की तोपों को सीरियस नहीं लिया, वो भी एक कारण है। खानवा के मैदान में बाबर का पहले पहुंच जाना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। राणा सांगा का स्वयं युद्ध में उतर जाना, यह भी राणा सांगा की हार का कारण है। और देखो बाबर की जीत के कारण में देखो बाबर के प्लस पॉइंट क्या थे, तुलुगमा पद्धति, 3 तरफ से सेना को घेर के मारना, उस्मानी पद्धति, तोप खाने का प्रयोग। तोप खाने का नेतृत्व कौन कर रहे थे, अली और मुस्तफा। बाबर ने मृत शवों की क्या की थी, मीनार खड़ी की थी, जिससे सेना का कॉन्फिडेंस है वो अप हुआ। बाबर ने युद्ध को जिहाद अर्थात धर्म युद्ध की घोषणा कर दी थी। युद्ध के उपरांत बाबर ने गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। अब देखो बाबर कहता ना मैं शराब नहीं पीऊंगा वगैरह वगैरह, वो सिर्फ सेना का कॉन्फिडेंस अप करने के लिए था, सब पी रहा था वैसे ही है ना। अब देखो शराब छोड़ने का वादा करता है और उनके सामने ही शराब के घड़े तुड़वा दिए। अल्तमगा मतलब व्यापारिक कर समाप्त कर दिया था। युद्ध के मध्य बाबर की सेना भाग खड़ी होती है तब बाबर युद्ध स्थल पर भाषण देता है। ये बाबर के कुछ क्या थे, प्लस पॉइंट थे। अब देखो थोड़े से फैक्ट हैं वो देख लो, ये अलग से हैं इसलिए मैंने नोट बना के लिखे हैं। सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। ठीक है, राणा सांगा अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट, हिंदूपथ, सैनिकों का भग्नावशेष कौन बताता है, कर्नल टोड बताता है, कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सलदी तंवर ने धोखा दिया था। राणा सांगा ने अपनी रानी कर्मावती को रणथंबोर का दुर्ग तथा 60 लाख रुपए की क्या की थी, जागीर प्रदान की थी। तो ये चीज है। अब यहां तक की स्टोरी हमने पढ़ ली, आगे की स्टोरी मैं आपको थोड़ी और बताता हूं। राणा सांगा यहां पर कंप्लीट है। अब देखो ये सिलेबस पर आ जाओ एक बार, सिलेबस पर मैं आपको ये रब कर दूं। अब देखो हम पढ़ रहे थे राणा सांगा, अब सांगा के बाद में क्या पढ़ेंगे, प्रताप पढ़ेंगे, और उसके बाद में मेवाड़ का सिर्फ एक शासक रहेगा, राज सिंह। ठीक है, और इतने में अपने हो जाएगा मेवाड़ कंप्लीट। फिर अपने आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह और बीकानेर ये पढ़ने। तो अब हम सांगा से प्रताप की ओर चलते हैं। सांगा यहाँ कंप्लीट हो गया, जितना मैंने अभी पढ़ाया ना आपका सांगा कंप्लीट है। अब हम सांगा से प्रताप की ओर कैसे बढ़ेंगे, तो वो चीज मैं आपको यहाँ पर नोट्स में ही बता दूं। चलो आओ देखो, राणा सांगा के 2 रानियां थी, एक थी धन्नाबाई जो कि मारवाड़ की थी, और एक थी कर्मावती जो बूंदी की थी। ठीक है, इसी कर्मावती को रणथंबोर का दुर्ग है वो इसी के अंडर में था, 60 लाख रुपए वार्षिक आय वाली जागीर भी इसी के अंडर में थी। और कर्मावती का एक भाई था सूरजमल हाड़ा। अब देखो धन्नाबाई के भी 2 पुत्र हैं, एक तो भोजराज और एक रतन सिंह, और कर्मावती के भी 2 पुत्र हैं, विक्रमादित्य और उदय सिंह। अब होता क्या है, रतन सिंह सेकंड जो धन्नाबाई का पुत्र है, एक रतन सिंह फर्स्ट तो वो था पद्मिनी वाला, और ये है रतन सिंह सेकंड। अब होता क्या है, सबसे पहले बड़ा बेटा है वो क्या बनेगा, शासक बनने का क्या है, हकदार है। लेकिन अब देखो इन चारों भाइयों में होता क्या है, राजा ये उदय सिंह ही क्यों बनता है। राणा सांगा के बाद में शासक बनेगा उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद में बनेगा प्रताप, और यही प्रताप महाराणा प्रताप के नाम से क्या थे, फेमस थे। तो राणा सांगा का कौन हो गया, पोता हो गया, प्रताप है वो। तो अब यही शासक क्यों बनेगा, इन 4 में से उदय सिंह का ही नंबर क्यों आएगा, कहानी समझिए। ये भोजराज वही हैं जिनकी पत्नी मीराबाई थी, मीराबाई मेड़ता की थी जो कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, तो ये मीराबाई है। लेकिन भोजराज की क्या हो जाती है, असामयिक
मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मीराबाई आपको पता है वृंदावन वगैरह चली जाती है, वो स्टोरी है, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर रतन सिंह सेकंड भी ऑप्शन है कि ये बन जाए शासक। लेकिन होता क्या है, रतन सिंह सेकंड और कर्मावती जो बूंदी वाली है, इसके भाई सूरजमल हाड़ा, ये क्या होता है इनके बीच में कि एक अहेरिया नामक उत्सव होता है, वो शिकार का उत्सव होता है। उसमें दोनों को लेकर कोई छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और इनके बीच में ये आपस में लड़ते हुए क्या होते हैं, मारे जाते हैं, दोनों ही मारे जाते हैं। तो भोजराज खत्म, रतन सिंह भी खत्म, सूरजमल हाड़ा भी खत्म। अब बताते हैं कि विक्रमादित्य वो एक अयोग्य शासक था, इसको कुछ पता ही नहीं है, हाँ कि ना ही मालूम नहीं है, तो ये हो गया अयोग्य। तो फाइनली कौन बचा शासक, उदय सिंह। तो उदय सिंह शासन करता है और उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप यहाँ की क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। तो आ गए हम राणा सांगा से प्रताप की ओर। तो अगले वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे, प्रताप से शुरू करेंगे। आ गई बात समझ में, एक बार रब करूं, समझ में आ गया ना। अगले टॉपिक पर हम कैसे जाएंगे, सांगा से। सांगा हमने कंप्लीट कर लिया है आज, अब और इस प्रकार से हम बढ़ेंगे प्रताप की ओर, यहां से शुरू करेंगे प्रताप। अब देखो ये धन्नाबाई वाला ये हो गया, और ये जो ये विक्रमादित्य है ना, अब वो बोलते हैं ना मीराबाई के जो भजनों वगैरह में कि भाई राणा ने दिया विष का प्याला, तो ये वही है विष का प्याला देने वाला ये विक्रमादित्य। अब आगे की कहानी सुनो। देखो मैंने जब आपको पढ़ा रहा था तब मैंने एक चीज बताई थी कि यहाँ पे मैप बना के बताता हूँ कि जब राणा सांगा गद्दी पर बैठता है तो इधर है वो जो ये यहाँ साइड है ना, यहाँ पर गुजरात, तो गुजरात में किसका शासन होता है, महमूद शाह, बहादुर शाह वगैरह, वो मैंने बताए थे ना सारे। अब इधर होता क्या है कि एक बार उत्तराधिकार का युद्ध चलता है। जैसे ये राणा सांगा यहाँ पर शासक बना था ना, उस समय महमूद शाह बेगड़ा नामक शासक था, ठीक है, महमूद शाह बेगड़ा। उसमें बेगड़ा के बाद में आया था मुजफ्फर शाह, और मुजफ्फर शाह के बाद में कौन आता है, बहादुर शाह आता है, ठीक है। अब जब मुजफ्फर शाह के बाद में बहादुर शाह अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार का क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तब बहादुर शाह को शरण किसने दी थी, राणा सांगा ने शरण दी थी कि बहादुर शाह तुम यहाँ रह जाओ, हम तुम्हारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। फिर जब यहाँ उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ और बहादुर शाह यहाँ का शासक बन गया, तब इसको शेर सम्मान यहाँ से वापस यहाँ सुरक्षित पहुंचाते हैं। लेकिन बहादुर शाह गद्दी पर बैठते ही अपना ये एहसान भूल जाता है। एहसान कैसे भूलता है, देखो जैसे ही ये राणा सांगा की यहाँ मृत्यु हो गई, ये यहाँ का शासक बन गया, ये भूल गया अपना एहसान कि भाई सांगा ने मुझे एक बार बचाया था, और ये इस एहसान को भूल कर क्या करता है कि भाई अब राणा सांगा जी तो चले गए, अब ये गुजरात का ये बहादुर शाह, इसको शरण दी। ये 1533 ईस्वी में आक्रमण करता है, किस पर, रणथंबोर दुर्ग पर, इधर आक्रमण करता है। अब पता है कि वहां पर ये व्यवस्था फैली हुई है, सांगा जी खत्म हो गए हैं, पीछे 4 बेटे, उनमें भोजराज रतन सिंह मारे गए, विक्रमादित्य अयोग्य, उदय सिंह छोटा, अब इनको कुछ मालूम ही नहीं। तो इसलिए ये बहादुर शाह है वो अपना ये एहसान भूल जाता है और आकर इन पे करता है हमला। पहली बार जब हमला किया, अब देखो चूंकि विक्रमादित्य वगैरह भी कोई ज्यादा एज नहीं थी, तो कर्मावती यहाँ का क्या कर रही थी, शासन कार्य वो उसके हाथ में था। तो पहली बार आक्रमण किया तो इन्होंने कर ली संधि, कर्मावती ने इसको खूब सारा धन वगैरह दिया और जैसे तैसे इसको वापस भेजा। लेकिन फिर नीयत खराब हो गई इसकी। तो ये 1534 ईस्वी में रूमी खां के नेतृत्व में पुनः आक्रमण करता है। 1534 अक्टूबर नवंबर में आके इसने घेर लिया यहाँ पर। अब इन्होंने कहा भाई ये तो क्या बल्ला है, बार बार आ रहा है, पहले संधि कर ली, फिर माना नहीं, फिर आ गया। तो ये अक्टूबर नवंबर में 1534 में घेरता है और फरवरी मार्च के आसपास 1535 ईस्वी में इस जो युद्ध को क्या कर लेता है, जीत लेता है। बहादुर शाह ने क्या हासिल की, विजय हासिल की, और इसी की वजह से 1535 ईस्वी में क्या होता है, मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है। ये स्टोरी थी, आगे बात समझ में। तो ये कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ पर ये क्या होता है, ये शाखा होता है, और उसके बाद में यहाँ का जो शासक बनेगा कौन बनेगा, प्रताप बनेगा, और प्रताप को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी जो हमने ये कहानी पढ़ी, कहानी सुनी आपने, ये कहानी सारी की सारी ये यहाँ पर है, और इस कहानी में जो जो चीज़ें थी वो मैंने इस PDF में आपको समझा दी, पढ़ा दी। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो का लिंक मिलेगा, उस लिंक के जस्ट नीचे ये PDF जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि नोट्स और जो आपको लिंक वगैरह लगातार मिलते रहें। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताओ कि यहाँ पर 2nd ग्रेड की फ्री तैयारी करवाई जा रही है। धन्यवाद विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।